Hello everyone. So in today's lecture we are going to discuss about the comparison, very first comparison of Lamarckism and Darwinism, जो कि हम लोग लास्ट कुछ लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं ये दोनों थियोरीज. सो सबसे पहले उसका कंपैरिजन है वो देखेंगे, देन आफ्टर विल सी द न्यू थियोरी जो कि है म्यूटेशन थियोरी. ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन of Lamarckism and Darwinism. So the first left hand side जो कि आप देख रहे हो वो सारे क्या है, L means it is Lamarckism's points and the right hand side you will see Darwinism, so D. Okay, so let's see first Lamarckism, उसके कुछ points है वो देखेंगे, then we'll see the Darwinism के points. So सबसे पहला है the first point, short neck in ancestral stage of giraffe and neck was stretched and used to feed on leaves of tall trees. So it means जो ancestors थे जिराफ के उसकी शॉर्ट नेक हुआ करती थी. किसके हिसाब से? लेमार्किज्म के हिसाब से. इट मीन्स द साइंटिस्ट लेमार्क उनके हिसाब से. ठीक है, कि एंसेस्टर्स थे जिराफ के, उसकी नेक थी वो शॉर्ट थी. फिर क्या हुआ? नेक वॉज स्ट्रेच्ड एंड यूज टू फीड ऑन लीव्स. सो फिर टॉल ट्रीज की वजह से उसके लीव्स को एज अ फूड यूज करने के लिए उनको क्या करना पड़ा, अपनी जो नेक है उसको स्ट्रेच करना पड़ा. ठीक है, ओके. सेकंड पॉइंट है नेक इन ऑफस्प्रिंग्स इंक्रीज्ड, दिस वॉज ऑल्सो स्ट्रेच्ड एंड यूज टू फीड ऑन लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज. अगेन सेकंड पॉइंट है कि जो ऑफ स्प्रिंग हुए उसकी नेक है वो थोड़ी लंबी हो गई. ठीक है, वो स्ट्रेच्ड हो गई. बट अगेन उससे भी लंबे ट्रीज पे लीव्स को खाने के लिए उनको और अपनी नेक है वो स्ट्रेच करनी पड़ी. सो क्या हुआ, फर्दर मोर थोड़ी और नेक है वो स्ट्रेच हुई. तो ये दो पॉइंट है पहले. सेम हम डार्विनिज्म में पहले देखते हैं. तो पहला पॉइंट था उसमें कि इन एंसेस्टर्स ऑफ जिराफ डिफरेंट लेंथ ऑफ नेक वॉज इनहेरिटेबल. लेमार्क के हिसाब से जो भी जिराफ के एंसेस्टर थे उन सब की नेक क्या थी, शॉर्ट थी. बट डार्विन के हिसाब से जिराफ के एंसेस्टर में हर तरह की नेक थी, यानी लंबी नेक वाले भी जिराफ थे और छोटी नेक वाले भी जिराफ थे उस टाइम पे. ठीक है, तो ये पहला डिफरेंस है. सेकंड पॉइंट में हमने क्या देखा कि लेमार्क के हिसाब से फिर धीरे धीरे करके ये जो नेक है वो लंबी होती गई, स्ट्रेच होती गई. ओके, जबकि डार्विनिज्म में है सेकंड पॉइंट, एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जिराफ विथ लॉन्गर नेक वेर बेटर एडप्टेड. सो ये एक थ्योरी जो कि हमने देखी है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, राइट. यानी सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है हर एक स्पीसीज को, हर एक लिविंग बींग को. ठीक है, और जो अपने एनवायरमेंट में, अपने एरिया में अच्छे से एडप्ट हो जाएगा वही सर्वाइव करेगा, है ना. सो उनके हिसाब से, यानी डार्विन के हिसाब से, यह जो जिराफ थे जो जिसकी लॉन्ग नेक थी वो क्या हुआ, क्योंकि वो अच्छे से अपना फूड है वो खा सकते थे, क्योंकि वो शॉर्ट प्लांट्स थे, यानी जो हर्ब्स थे उनमें से तो लीव्स खा ही सकते थे. बट मान लो अगर वो हर्ब्स खत्म हो जाए, वहाँ पे सारे लीव्स से वो खत्म हो जाए, सारे खा लिए जाए कोई ना कोई स्पीसीज के थ्रू, तो उनमें ये कैपेसिटी थी बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग नेक कि वो लंबे ट्रीज पे से भी अपना लीव्स का फूड है वो यूज कर सकते थे. ठीक है, तो यानी क्या हुए, वो अच्छे से एडेप्ट हो चुके, उनको कभी स्टारवेशन नहीं हुआ, कभी फूड की कमी नहीं हुई. ठीक है, बट ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शंस offspring with long neck increased in number while those with short neck gradually disappeared. तो यानी जो छोटी नेक वाले थे उनको धीरे धीरे करके खाना कम मिलने लगा, क्योंकि सारे लीव्स तो खा चुके थे. तो क्या हुआ कि फिर ड्यू टू स्टारवेशन धीरे धीरे करके शॉर्ट नेक वाले जो जिराफ थे वो मरते गए. तो भी से अभी नंबर ऑफ लॉन्ग नेक वाले जो जिराफ थे उनके नंबर से वो बढ़ गए. तो फिर अभी ज़्यादा जो नंबर है उसकी ऑफस्प्रिंग भी ज़्यादा आएगी. तो इस तरह से धीरे धीरे करके क्या हुआ कि जो शॉर्ट नेक वाले जिराफ थे वो कंप्लीटली डिसअपियर हो गए, इट मीन्स एक्सटिंक्ट हो गए. और बिकॉज ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन कौन बच गए, लंबी नेक वाले जिराफ. और उन्हीं की नेक्स्ट जनरेशन से वो आती रही सारी, तो वो भी लंबी नेक वाली ही होंगी, राइट.
बट जो शॉर्ट नेक वाले थे, मान लो पहले आउट ऑफ 100 वो शॉर्ट नेक वाले थे, वो 10 थे, सपोज 10 बच गए, ठीक है, और बाकी के 90 है वो लंबी नेक वाले थे। अभी क्या हो जाएगा फर्दर आगे, अभी उनकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, तो 90 की नेक्स्ट जनरेशन और 10 की नेक्स्ट जनरेशन, सो ऑब्वियसली देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। देन अगेन फिर वापस उनको सर्वाइव करना है इतने सारे नंबर ऑफ जिराफ में से, तो शॉर्ट नेक वाले वैसे भी कम थे, अभी उसमें क्या हो जाएगा और कम हो जाएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे करके बिकॉज ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू डार्विन क्या हुआ कि लंबी नेक वाले जिराफ हैं वो बच गए, छोटी नेक वाले जिराफ है वो मर गए सारे, ठीक है। बट एंसेस्टर तो सारी तरह के गर्दन वाले पाए जाते थे, सारी तरह के नेक वाले पाए जाते थे। तो ये पहले दो डिफरेंसेस है, यानी लेमार्क के हिसाब से सिर्फ छोटी गर्दन वाले ही हुआ करते थे जिराफ के एंसेस्टर, जबकि डार्विन के हिसाब से हर एक तरह की नेक वाले जिराफ के एंसेस्टर पाए जाते थे। दूसरा पॉइंट था, लेमार्क ने कहा कि फिर धीरे धीरे करके ये जो लंबे पेड़ों पे ट्रीज पे अपने लीव्स को खाने के लिए उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपनी गर्दन है उसको स्ट्रेच करते गए, और इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन थोड़ी थोड़ी नेक है वो लंबी होती गई, स्ट्रेच होती गई। बट अकॉर्डिंग टू डार्विन, जो कि एक लॉजिकल थिंग भी है और सेंसिबल थिंग भी है, उन्होंने जो बोली है वो कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से क्या हो गया कि लंबी नेक वाले अपना आसानी से खाना ढूंढ सकते थे, उनको मिल सकता था, तो बच गए, बाकी के हैं वो मर गए, क्योंकि छोटे छोटे जो पौधे थे उसके लिए खत्म हो गई, इसलिए भी उनका कोई फूड बचा ही नहीं, क्योंकि वो लंबे पेड़ों पर से तो खा नहीं सकते थे, तो वो सारे मर गए। ये दूसरा पॉइंट। एंड द थर्ड पॉइंट इन लेमार्किज्म इज नेक इन द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ जिराफ continued to increase in next generations, resulting in the evolution of long neck in modern giraffe. सो लेमार्क के हिसाब से इस तरह से धीरे धीरे करके स्ट्रेच होते होते इतनी लंबी नेक हो गई कि फिर अल्टीमेटली वो लंबे पेड़ों पर से भी अपना खाना खा सकते थे, जो कि आज के टाइम में हम देखते हैं। तो वैसी जनरेशन से वो जिराफ की आ गई, जबकि उनके एंसेस्टर थे वो सिर्फ और सिर्फ छोटी नेक वाले थे। और डार्विन में थर्ड पॉइंट है, डार्विनिज्म में, ड्यू टू अबव रीजंस जिराफ्स विथ ओनली लॉन्गर नेक सर्वाइव। तो जो उन्होंने रीजन दिया नेचुरल सिलेक्शन का, तो इसकी वजह से फिर क्या हो गया, अंत में एंड में सिर्फ लंबी नेक वाले जिराफ हैं वही बच गए। इसीलिए आज के टाइम में सिर्फ हमें लंबी नेक वाले ही जिराफ दिखते हैं, छोटी नेक वाले क्योंकि रहे ही नहीं, वो सारे एक्सटिंक्ट हो गए, तो अभी उनकी कोई जनरेशन आई ही नहीं, तो हमें कहाँ से दिखेगी। सो ये दोनों कंपेरिजन है अबाउट लेमार्किज्म एंड डार्विनिज्म, जो कि उन्होंने रिस्पेक्टिवली अपनी अलग अलग थियोरीज हैं वो दी थी, अपने खुद के रिसर्च के हिसाब से उनको जो लगा वो स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए थे। क्लियर? नाउ लेट्स सी द टुडेज न्यू थियोरी अबाउट द इवोल्यूशन, जो कि है द थियोरी ऑफ म्यूटेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स, आफ्टर द कंपैरिजन ऑफ लेमार्किज्म एंड डार्विनिज्म, नाउ लेट्स सी द न्यू थियोरी टुडे व्हिच इज म्यूटेशन थियोरी। ओके, सो जैसे कि हमने दो टॉपिक देखे हैं, राइट, लेमार्किज्म एंड डार्विनिज्म। अब ये म्यूटेशन थियोरी है, तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इस थियोरी में हम किसके रिलेटेड, किसके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द म्यूटेशन, राइट। सो ये म्यूटेशन है वो किस तरह से होते हैं और किस तरह से वो आगे पास ऑन होते हैं, इट मीन्स द हेरिडिटी ऑफ दैट काइंड ऑफ म्यूटेशन। तो उसके बेसिस पे, उसको ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट थे ह्यूगो द व्रीज, उन्होंने अपना रिसर्च है वो किया था रिगार्डिंग द इवोल्यूशन, क्योंकि ये हम चैप्टर रिगार्डिंग इवोल्यूशन ही पढ़ रहे हैं, तो जो भी थियोरी है उसका कोर है, उसका सेंटर पार्ट होगा इवोल्यूशन ओनली, राइट। सो नाउ लेट्स सी, दिस थियोरी वाज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो द व्रीज बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन इवनिंग प्राइमरोज। तो ये एक प्लांट है इवनिंग प्राइमरोज, जिसमें येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं। सो उनमें यानी इवनिंग प्राइमरोज में ह्यूगो द व्रीज ने अपना रिसर्च है वो किया था, किसके बारे में, म्यूटेशन के बारे में, कि किस तरह से ये चेंजेस आते हैं, फिर ये चेंजेस है वो किस तरह से पास ऑन होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, इट मीन्स उसकी हेरिडिटी किस तरह से आगे बढ़ती है, किस तरह से नहीं बढ़ती है। तो उन्होंने अपने हिसाब से ये जो अपना रिसर्च किया था वो किस पे था, इवनिंग प्राइमरोज पे। सो ये एमसीक्यू के लिए याद रखना, एक तो म्यूटेशन थियोरी किन्होंने दी थी यानी साइंटिस्ट का नाम, और दूसरी चीज है किस स्पीसीज पे उन्होंने ये रिसर्च किया था, राइट। सो दैट वाज इवनिंग प्राइमरोज। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, large differences arising suddenly
in a population are called mutations. So according to him, mutations means what? So large differences arising and suddenly, उसे क्या बोलते हैं? mutations. तो अब हमें पता है क्योंकि ये जेनेटिक्स इतना डेवलप्ड है एंड वी ऑल नो द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स ऑल्सो कि म्यूटेशन से ये जरूरी नहीं है कि बड़े ही हों, छोटे म्यूटेशंस भी होते हैं, यानी छोटे डिफरेंसेस भी आते हैं. समटाइम्स दे आर नोटिसेबल, समटाइम्स दे आर नॉट, बट स्टिल म्यूटेशंस कैन बी ऑफ एनी टाइम. It is not every time like large differences they create, right? Sometimes they create small differences also and sometimes negligible also. So he said that large differences arising suddenly in a population are called mutations. तो आपको ये सेंटेंस देके भी पूछा जा सकता है कि this sentence was given by Hugo de Vries, right? Actually, mutations are sudden changes of genetic material which is DNA and hence all are inheritable. So mutations क्या है? So एक तरह के एक sudden change है, यानी कुछ भी उसका रीजन कोई भी हो सकता है. इसे इधर हम वो नहीं देख रहे हैं. तो चाहे वो अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से हुए हों, चाहे सेल डिवीजन में कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, और चाहे म्यूटेजेंस की वजह से हुए हों, कोई भी रीजन हो, ठीक है. बट म्यूटेशन अगर होता है तो ऑब्वियसली वो कहाँ पे होगा? जेनेटिक मटेरियल में ही म्यूटेशन होगा, यानी डीएनए में ही उसकी सीक्वेंस है वो कुछ चेंज हो जाएगी. एंड क्या होता है? सडन चेंज होता है, यानी जैसे ही ये चेंज हुआ न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस में, वैसे ही सीधा ही जीन के एक्सप्रेशन पे डिफेक्ट आएगी, राइट? उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाएगी या तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे. इट इज नॉट ऑलवेज कि हार्मफुल चेंजेस ही हो, समटाइम्स पॉजिटिव चेंज भी होते हैं और समटाइम्स नो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? तो इस तरह से ये डीएनए में चेंजेस होते हैं म्यूटेशन की वजह से. दैट इज वाई दे ऑल आर इनहेरिटेबल, यानी वो पास ऑन होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में. सो नेक्स्ट, in addition to recombination, mutation is another phenomenon that leads to variation in DNA. ये याद रखना है आपको पॉइंट कि एक डीएनए में चेंज आता है, वेरिएशन आता है, किसकी वजह से? रिकॉम्बिनेशन की वजह से. और ये रिकॉम्बिनेशन कब होता है? सो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. तो आपने सेल साइकिल 10th चैप्टर स्टैंडर्ड 11th का पढ़ चुके हो, तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि जब सेल साइकिल में हमने डिस्कशन किया था रिकॉम्बिनेशन के बारे में, राइट? कि कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपना जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज करते हैं, यानी उनके जो आर्म होते हैं वो क्रॉस होते हैं एक दूसरे के साथ, जिसको काइस्माटा फॉर्मेशन बोलते हैं, और इंटरचेंज करते हैं अपना जेनेटिक मटेरियल. यानी कि सपोज सेकंड क्रोमोसोम का थोड़ा सा डीएनए का पार्ट है वो आ जाता है फर्स्ट क्रोमोसोम में, और फर्स्ट का थोड़ा सा पार्ट है वो चला जाता है सेकंड क्रोमोसोम में. तो ये उसको क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन, यानी कुछ नया कॉम्बिनेशन होना. तो इसकी वजह से एक तो चेंजेस आते हैं नए नए, राइट? क्योंकि ये अलग से कॉम्बिनेशन हो गया, सो पेरेंटल से ये ऑफस्प्रिंग में कुछ नई चीज बनेगी यहाँ पे. तो एक तो वेरिएशन डीएनए में आता है बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, जो कि नेचुरल प्रोसेस है और ड्यूरिंग द सेल साइकिल ये देखने को मिलती है. दूसरे वेरिएशंस डीएनए में कहां से आते हैं? सो वो है म्यूटेशंस. सो आफ्टर वी कैन से रिकॉम्बिनेशन, द अनदर रीजन इज म्यूटेशन. सो म्यूटेशन यानी जैसे कि मैंने अभी कहा कि रीजन चाहे कोई भी हो, बट म्यूटेशन की वजह से भी डीएनए में वेरिएशंस आते हैं, यानी जो पेरेंटल डीएनए है उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं. दैट इज वे ऑफस्प्रिंग है वो बिल्कुल ही पेरेंटल जैसी नहीं दिखती है, यानी चाहे वो पेरेंट मदर हो या चाहे पेरेंट फादर हो. सो दोनों पेरेंट्स हैं, उनमें से मिलते हैं उससे कुछ ना कुछ उनके कैरेक्टर्स हैं, लुक्स हैं, बट इट इज नॉट 100% सेम, राइट? सो द रीजन इज दैट recombination and mutation is take place during the cell cycle or after the formation of cell. Whenever mutation can be formed any time, right? So ये कभी भी हो सकता है, जबकि रिकॉम्बिनेशन है वो सेल डिवीजन के टाइम पे होगा, पर म्यूटेशन है वो कभी भी हो सकता है. इवन लाइफ के कोई भी स्टेज में भी हो सकता है, जैसे कि उसकी वजह से कई बार कैंसर होते हैं. सो म्यूटेशन कभी भी हो सकता है. तो इन दोनों चीजों की वजह से डीएनए में है वो वेरिएशंस आते हैं, राइट? नाउ म्यूटेशन इज अ डिसकंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वेरिएशन. तो ये हमें पता है कि म्यूटेशन है उसका कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है कि इतने % ही चेंज आएगा या तो इसी टाइम पे आएगा. जैसे कि ये हमें पता है रिकॉम्बिनेशन है वो सेल डिवीजन के टाइम पे ही होगा, राइट? बट म्यूटेशन का कुछ भी फिक्स नहीं है, इसलिए हम उसे क्या बोल सकते हैं? डिसकंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वेरिएशन. ये वेरिएशन की कोई कंटिन्यूटी नहीं है उसमें. ओके, प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन. और हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरह का रॉ मटेरियल है इवोल्यूशन के लिए. क्यों?
क्योंकि इवोल्यूशन मतलब क्या, कुछ चेंज आना पहले के हिसाब से आगे नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। और ये म्यूटेशन ही तो रीजन है चेंज का, राइट। अगर मान लो ये म्यूटेशंस नहीं होते, रिकॉम्बिनेशन जो नेचुरली होते हैं वो नहीं होते, तो जैसी स्पीसीज है वैसी की वैसी रहती। उसमें नई नई जो चीजें हैं, नए नए एडेप्टेशन से नए नए कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे, वो कहाँ से होते। तो हम इसको एक रॉ मटेरियल की तरह देख सकते हैं इवोल्यूशन के, कि इवोल्यूशन इसीलिए हुआ क्योंकि ये म्यूटेशंस हुआ करते थे उस टाइम पे भी और आज भी हुआ करते हैं, तभी तो हमारी आगे की जनरेशन्स भी कुछ अलग दिखेंगी और हमारे पहले के जो पूर्वज हुआ करते थे, एंसेस्टर्स जिसको हम बोलते हैं, वो भी कुछ अलग थे, राइट। सो अकॉर्डिंग टू ह्यूगो द ब्रेस, इट इज म्यूटेशन which causes evolution and not the minor variations, it means heritable variations that Darwin talked about. So ह्यूगो द ब्रिस का क्या कहना था कि ये इवोल्यूशन का रीजन सिर्फ और सिर्फ म्यूटेशन है। और डार्विन ने क्या कहा था कि जो छोटे छोटे वेरिएशंस आते हैं, हेरिटेबल चेंज होते हैं, उसकी वजह से एक दिन क्या हो जाता है, कोई नई ही स्पीसीज है वो देखने को मिलती है, राइट। तो ये छोटे छोटे हर एक जनरेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं और ये सारे पास ऑन होते रहते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जो मान लो 10-12 जनरेशन के बाद, यानी आफ्टर 10-12 जनरेशंस, देयर मस्ट बी अ गैदरिंग ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट जीन्स, राइट। तो उसमें कुछ अलग ही देखने को मिलेगा क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स आ गए ना अलग अलग, तो कुछ नई स्पीसीज है वो बन जाएगी। तो ये कहना था डार्विन का, पर ये ह्यूगो द ब्रिस ये नहीं मानते। वो कहते हैं कि जो डार्विन ने कहा था छोटे छोटे वेरिएशंस की वजह से इवोल्यूशन हुआ है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो वेरिएशन हुआ है वो म्यूटेशन की वजह से हुआ है। और ये जो म्यूटेशन है वो सडन चेंज है, यानी उसको इवोल्यूशन में जैसे कि हम मानते हैं कि टाइम लगता है, ये ह्यूगो द ब्रिस के हिसाब से टाइम नहीं लगा है। जब भी ये म्यूटेशन हुआ है, सडन कुछ नई स्पीसीज आ गई, तो अचानक से बहुत बड़ा चेंज आया और सडन कुछ नई चीज बन गई अर्थ पे। ये कहना था ह्यूगो द ब्रिस का, ठीक है। So mutations are random and directionless, while Darwinian variations are small and directional. So obviously mutations है वो तो क्या है, random है, कभी भी हो सकते हैं और उसकी कोई डायरेक्शन भी फिक्स नहीं होती है। जबकि डार्विन ने जो वेरिएशंस बोले थे वो कैसे हैं, स्मॉल है एंड डायरेक्शनल है, यानी वो हेरिटेबल है कि कुछ चेंजेस आते हैं और वो पास ऑन होते हैं। जो कि जर्म सेल्स में होंगे वेरिएशंस डीएनए में, वो हेरिटेबल हैं। बाकी के सोमेटिक सेल में जो वेरिएशंस आते हैं वो उसी जनरेशन तक सीमित रहते हैं, वो आगे हेरिटेबल नहीं है, राइट। सो इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज gradual, while the Briss believed mutation caused speciation and hence called it saltation, जिसको बोला जाता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। यानी डार्विन के हिसाब से इवोल्यूशन क्या था, तो वो एक ग्रेजुअल चेंज था बिकॉज ऑफ सम स्मॉल वेरिएशंस, यानी धीरे धीरे करके ग्रेजुअली ये जो वेरिएशंस हैं वो आगे बढ़ते हैं और नई स्पीसीज आती है, यानी कुछ इवोल्यूशन होता है। जबकि द ब्रिस क्या बिलीव करते थे कि म्यूटेशन है वही स्पेशिएशन यानी डिफरेंट स्पीसीज को कॉज करते हैं और उसी को बोलते हैं हेंस कॉल्ड इट सेल्टेशन। तो याद रखना, ठीक है, एमसीक्यू के लिए। इट मीन्स व्हाट, सेल्टेशन का मीनिंग है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, यानी एक ही बार में कोई बड़ा सा चेंज आ जाता है। तो ये सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन में बिलीव करते थे ह्यूगो द ब्रिस है वो, कि अचानक से कोई चेंज आएगा बिकॉज ऑफ म्यूटेशन और सडन कोई नई स्पीसीज, नया बड़ा सा कैरेक्टर है, नई फिनोटाइप है वो देखने को मिलेगी, ऐसा उनका मानना था, ठीक है। बट हाल के टाइम में हमें पता है कि ये चीज़ सही नहीं है, राइट। सडन इतना बड़ा चेंज कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि सडन कोई नई स्पीसीज ही आ जाए ये मुमकिन नहीं है, उसको टाइम लगता है। बट हाँ, अचानक से कोई स्पीसीज का एक्सटिंक्ट हो जाना ये पॉसिबल है, कि देयर मस्ट बी सम नेचुरल डिजास्टर और एनीथिंग, कि कोई छोटे अमाउंट में, यानी कुछ कम स्पीसीज बचे हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो कोई भी स्पीसीज में बहुत ही कम है, लेस है, और वहीं पे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो या मैन मेड कुछ सिचुएशन हो, कि अचानक से सारे ही एक साथ उसको मारा जाए या तो फिर वो मर जाए नेचुरली ही, ठीक है। तो ये पॉसिबल है कि अचानक से सारी स्पीसीज है वो खत्म हो जाए और एक्सटिंक्ट हो जाए। बट ये अचानक से नई स्पीसीज का आ जाना ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इतना बड़ा म्यूटेशन कभी नहीं होता है, वो छोटे छोटे माइन्यूट चेंजेस ही होते हैं, और बड़े भी हो तो भी एक
पूरी नई स्पीसीज बना दे इतना बड़ा, तो कभी म्यूटेशन नहीं होता है. ओके, सो दिस इज द म्यूटेशन थियोरी. नाउ लेट्स सी द क्रिटिसिज्म. यानी ऑब्वियसली म्यूटेशन थियोरी के भी बहुत सारे लूप होल्स हैं, तो वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट कंप्लीटली. सो देर इज सम क्रिटिसिज्म ऑल्सो, जिनमें से पहला है फर्स्ट, नेचुरल म्यूटेशंस आर नॉट वेरी कॉमन एज ह्यूगो द ब्रिस थॉट. तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि जैसे ही ह्यूगो द ब्रिस मानते थे कि बड़े बड़े ऐसे म्यूटेशंस होते रहे और ये इवोल्यूशन होता गया सडन, अचानक से, उसको कुछ टाइम नहीं लगा, उनका ये कहना था. तो ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेचुरल म्यूटेशंस है दैट आर नॉट वेरी कॉमन. ये एक तो इतनी जल्दी होते नहीं है, और होते हैं तो भी इतने बड़े नहीं होते हैं कि सारा एक नया ही फिनोटाइप देखने को मिले, राइट. जो कि ह्यूगो द ब्रिस सोचा करते थे, ये सही नहीं है जेनेटिकली. सेकंड था क्रिटिसिज्म में उस पॉइंट, म्यूटेशंस आर नॉर्मली रेसेसिव एंड हार्मफुल while the characters taking part in evolution are usually dominant. तो ये एक समझने वाली बात है. अगर आप लोगों ने जेनेटिक्स ध्यान से पढ़ा है या समझे हो तो आपको ये पता होगा कि दो कैरेक्टर होते हैं, एक होते हैं रेसेसिव, दूसरे होते हैं डोमिनेंट. तो एक जीन के दो एलील होते हैं, एक एलील होता है वो रेसेसिव कैरेक्टर के लिए होता है, दूसरा एलील है वो डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए होता है. रेसेसिव मीन्स दोज कैरेक्टर्स, दोज एक्सप्रेशंस जो कि आगे जाके एक्सप्रेस नहीं होंगे. यानी मान लो आई कलर, ठीक है, तो कोई एक पर्सन के जीन में, डीएनए में दोनों एलील सपोज है, मदर में से ब्राउन कलर आई का एक एलील आया, फादर में से ब्लैक कलर आई का एक एलील आया, तो उस चाइल्ड में कौन से कलर की आई होगी, ब्लैक होगी या तो ब्राउन होगी. तो एक एलील है वो रेसेसिव होगा, तो रेसेसिव कैरेक्टर कभी शो नहीं करेगा. मान लो ब्राउन आई का जो एलील है वो रेसेसिव आया और ब्लैक आई का जो एलील आया वो डोमिनेंट आया, तो इट मीन्स उस चाइल्ड में कौन से कलर की आई होगी, ब्लैक, राइट. जो कि क्योंकि वही डोमिनेंट है, तो जो डोमिनेंट एलील होता है, कैरेक्टर होता है, वही शो होता है. रेसेसिव है वो एक्सप्रेस नहीं होते हैं. ठीक है, ये आपको जेनेटिक्स में पढ़ चुके हो आप लोग, फिर भी यहाँ पे वर्ड आया है तो मैंने थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया शॉर्ट में. सो म्यूटेशंस नॉर्मली कैसे होते हैं, रेसेसिव होते हैं, यानी वो एक्सप्रेस ही नहीं होते हैं. ठीक है, एंड हार्मफुल होते हैं मोस्टली. सो मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस होते हैं, मान लो आउट ऑफ 10 9 आर हार्मफुल, ओनली 1% इतने होते हैं कि कुछ पॉजिटिव चेंज लाते हैं. सो ये हार्मफुल होते हैं. बट जबकि कैरेक्टर्स हैं जो कि इवोल्यूशन में पार्ट ले रहे हैं, यानी जिसकी वजह से इवोल्यूशन हुआ है, वो क्या है, डोमिनेंट है, तभी तो एक्सप्रेस हुए, तभी तो दिखे हमें, राइट. यानी जो आज की जनरेशन्स में जो कैरेक्टर्स हमें दिखते हैं वो दिख ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि वो डोमिनेंट है. रेसेसिव होते तो वो एक्सप्रेस ही नहीं होते, राइट. तो इसका मतलब कि ये म्यूटेशन की वजह से, यानी बड़े म्यूटेशन की वजह से ये चेंजेस नहीं आए हैं. ये चेंजेस क्या है, इवेंचुअली आए हैं कि स्मॉल स्मॉल चेंजेस कोई भी जनरेशन में आते हैं, उसमें से कुछ ही कैरेक्टर हेरिटेबल होते हैं और ऐसे गैदर कर करके आगे जाके फिर कोई एक जनरेशन में ये बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐड होते गए और फिर कुछ सालों बाद जो जनरेशन आएगी वो कुछ पुरानी जनरेशन से बिल्कुल ही अलग आएगी, यानी हम उसको न्यू स्पीसीज बोल सकते हैं. क्लियर. तो ये है criticism of the mutation theory which was given by or proposed by Hugo de Vries. Okay, so after mutation theory and its criticism, next we'll see the neo-Darwinism, जिसको दूसरे एक और नाम से जाना जाता है, जो कि है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, और उसको न्यू डार्विनिज्म भी बोला जाता है. ठीक है, सो वी कैन से डार्विनिज्म को ही, यानी उनके ही थ्योरी को, उनके ही स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखते हुए फर्दर मोर बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट ने उस, यानी डार्विन की रिसर्च को ध्यान में रखते हुए उसके इर्द गिर्द आगे अपना रिसर्च किया और एक नई थ्योरी है वो दी, जिसको नियो डार्विनिज्म भी बोला जाता है, या तो वी कैन से मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. ठीक है, तो इस तरह से फिर फर्दर मोर बहुत सारे साइंटिस्ट ने इकट्ठे अलग अलग से, मतलब अलग अलग से, बट एक ही चीज पे फोकस करके अपने रिसर्च किए और कुछ स्टेटमेंट्स दिए. ठीक है, तो वो हम देखते हैं सबसे पहले कि नई थियोरी है जो, यानी डार्विनिज्म का एक मॉडिफाइड वर्जन वी कैन से. सो लेट्स सी दैट. नियो डार्विनिज्म इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डार्विनिज्म अलोंग विथ रिसेंट रिसर्चेस ऑफ, ये सारे साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने रिसर्च किया था रिसेंटली और उसको ध्यान में रखते हुए, किसको, डार्विनिज्म को. तो साइंटिस्ट के नेम है
वाइसमैन, द व्रिस, स्टेबिन्स, डॉब्जन्स्की, स्वेल, राइट एंड मेयर, ये सारे साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबने मिल के डार्विनिज्म को एक नया रूप दिया, उसको एक अलग तरह से आगे फर्दर मोर रिसर्च किया। सो अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज। ठीक है, तो नई स्पीसीज को बनने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स है वो जरूरी होते हैं, जिसमें से पहला तो है रैपिड मल्टीप्लीकेशन, यानी जल्दी से मल्टीप्लाई होना, जल्दी से डिवाइड होना। क्योंकि अगर कोई पर्सन है, कोई स्पीसीज है या वी कैन से, उसकी लाइफ स्पैन है वो बहुत बड़ी है, यानी वो मल्टीप्लाई है वो बहुत धीरे से होते हैं। ठीक है, उनकी नेक्स्ट जनरेशन में बहुत सालों में आती है, तो उसमें इतनी जल्दी वेरिएशंस नहीं देखने को मिलेंगे। और जबकि बैक्टीरिया है तो जिसकी नई स्ट्रेन है वो कुछ ही दिनों में आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनके एक दिन में तो मिनिमम 15 से 20 तो नई जनरेशन आ जाएगी, है ना। तो 4-5 दिन की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 40-50 जनरेशन उसकी पास ऑन हो जाती है। तो वेरिएशंस भी इतनी जल्दी देखने को मिलेंगे हमें। जबकि अगर हम फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की बात करें, सो ऑन एन एवरेज अगर हम 60 इयर्स भी लाइफ स्पैन गिने तो भी 60 या 40 जनरेशन्स आने में कितने सालों लग जाएंगे, है ना। तो ये वेरिएशंस है वो बहुत ही धीरे दिखेंगे। तो कोई भी नई स्पीसीज का बनने के लिए, नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो उसमें से पहला रीजन है एक तो रैपिड मल्टीप्लीकेशन, तो ही जल्दी नई स्पीसीज आएगी अगर उसकी जनरेशन है वो जल्दी आती है। सेकंड है लिमिटेड फूड एंड स्पेस, तो ये सारी चीजें हैं वो लिमिटेड होगी अगर, तो ही कंपटीशन होगा, तो ही जो ज्यादा फिटेस्ट है वो सरवाइव करेंगे और उसकी जल्दी से नेक्स्ट जनरेशन है वो देखने को मिलेगी। थर्ड है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तो ये स्ट्रगल की वजह से, यानी जो अच्छे से खुद को वेरिएशंस में ढाल सकते हैं, खुद में चेंजेस ला सकते हैं, वही एग्जिस्ट करेंगे, बाकी के हैं वो सारे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस भी मैटर करता है नई स्पीसीज को आने में। फोर्थ है जेनेटिक वेरिएशंस, यानी कुछ जीन्स में बदलाव आना। तो ये जेनेटिक्स वेरिएशंस के ऑलमोस्ट 5 रीजंस हैं जो कि हम इधर शॉर्ट में देखेंगे कि जेनेटिक वेरिएशंस किन किन तरह से आ सकता है। पहला तो है जीन रिकॉम्बिनेशन, जो कि हम अभी समझ चुके हैं म्यूटेशन थियोरी में। क्या होता है? न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स विच आर यूजुअली कॉज्ड बाय द क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस, है ना। यानी गेमेट फॉर्मेशंस होते हैं जब मियोसिस के टाइम पे, तो उस टाइम पे क्रॉसिंग ओवर होता है 2 क्रोमोसोम, आसपास के 2 क्रोमोसोम के बीच में, और काइस्माटा फॉर्मेशन होता है, और दोनों क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज करते हैं। सो इट इज अ कंटिन्यूअस एंड कॉमन सोर्स ऑफ वेरिएशन इन अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन, यानी जिनमें गेमेट्स होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल, जिसमें 2 अलग तरह के स्पीसीज होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं। तो वैसे ऑर्गेनिजम्स में गेमेटोजेनेसिस के टाइम पे, यानी गेमेट्स के फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, वो जो कि नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, तो इसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन आता है। दूसरी चीज है म्यूटेशन, विच इज अ डिसकंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वेरिएशन, बट इट इज अ सोर्स ऑफ वेरिएशन, भले ही डिसकंटिन्यूअस हो। दूसरा जेनेटिक वेरिएशन आता है म्यूटेशन की वजह से, यानी जीन्स में कुछ बदलाव आता है, वेरिएशंस आता है। तो नई स्पीसीज के आने के लिए जेनेटिक वेरिएशन से वो रिस्पॉन्सिबल हो रही है। जेनेटिक वेरिएशन के 2 रीजन हमने देखे, एक था क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकॉम्बिनेशन जो होता है, और दूसरा है म्यूटेशन। थर्ड रीजन है हाइब्रिडाइजेशन। सो इट इज अ क्रॉसिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर जेनेटिकली डिफरेंट इन 1 or more ट्रेट्स। सो थर्ड पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन, यानी जैसे कि हम अलग अलग तरह के स्पीसीज के बीच में हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस करवाते हैं फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, जनरली क्या होता है, रिप्रोडक्शन है वो सेम स्पीसीज में होता है इंडिविजुअल्स के बीच में, बट अगर मान लो 2 अलग अलग तरह की स्पीसीज में ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस हो तो कोई एक नई ही स्पीसीज है वो बन के आएगी। ठीक है, तो ये भी रीजन है नई स्पीसीज के आने का, यानी जेनेटिक वेरिएशन का। फोर्थ रीजन है जीन माइग्रेशन, और वी कैन से जीन फ्लो। इट मीन्स व्हेन माइग्रेशन ऑफ अ section of population to another place and population occurs, gene frequencies change in the original as well as in the new population. So यहाँ जीन माइग्रेशन का मीनिंग क्या है कि मान लो कि क्या होता है
कि कोई अलग अलग तरह की स्पीसीज है, जैसे कि वी कैन से फॉर एग्जाम्पल इंडियंस एंड द अमेरिकन्स, सो बोथ आर ह्यूमन बींग्स, राइट, बट स्टिल अगर ये जो इंडियंस है उनके और अमेरिकन्स के बीच में फॉर एग्जाम्पल वन इज द फीमेल एंड वन इज द मेल, हुएवर, सो इसमें से अगर हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें, देन द नेक्स्ट जनरेशन विल कम विद द बोथ कैरेक्टर्स, राइट, दोनों तरह। इधर हम कंट्रीज की बात नहीं कर रहे, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स, हियर वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द कंट्रीज इंडिया एंड अमेरिका, ओके। सो दोनों ह्यूमंस ही हैं बट स्टिल उनके कैरेक्टर्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है। तो इस तरह से क्या हो गया, जीन माइग्रेशन हो गया। इट मीन्स व्हाट, कि जो एक पॉपुलेशन थी वो अपनी जगह को छोड़ के, अपनी प्लेस को छोड़ के कहीं और माइग्रेट हो रही। इट मीन्स विद देम देयर जीन्स ऑल्सो माइग्रेटिंग, और कैरेक्टर्स हैं वो अभी नई पॉपुलेशन के साथ मिलके, यानी दोनों के कैरेक्टर्स हैं वो कुछ मिक्स होंगे तो नई कुछ स्पीसीज है वो बनेगी, या तो कुछ जेनेटिक वेरिएशन है वो देखने को मिलेंगे स्पीसीज में, ठीक है। एंड द लास्ट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। इट मीन्स इफ द चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी occurs by chance, it is called genetic drift. Means sudden change, or we can say by chance change can happen. So ये जो जेनेटिक वेरिएशंस आती है, यानी म्यूटेशंस भी इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं कि अचानक से कोई वेरिएशंस आना, कोई चेंज आना, जिसकी वजह से कैरेक्टर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। सो ये रीजंस हैं, 5 रीजंस हैं किसके, जेनेटिक वेरिएशंस के, जो कि हम देख रहे हैं न्यू स्पीसीज के होने के, फॉर्म होने के, फॉर्मेशन के कितने रीजंस हो सकते हैं। उसमें हमने 4th रीजन देखा जेनेटिक वेरिएशन, और उसके हमने सब टाइप देखे कि जेनेटिक वेरिएशन से वो कितनी तरह से आ सकते हैं, राइट। तो 5th रीजन है न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन का, नेचुरल सिलेक्शन। सो दैट पॉइंट यू ऑलरेडी नो कि नेचुरल सिलेक्शन मीन्स व्हाट, कि जो सबसे ज्यादा अच्छे से नए कोई भी एनवायरमेंट में एडप्ट हो जाएगा, अपने आप को एडप्ट कर पाएगा, उसी का सिलेक्शन होगा बाय द नेचर, एंड वही सर्वाइव करेंगे, वही टिक पाएंगे, और उसी की ऑफस्प्रिंग से वो आएंगी, ठीक है, और उन्हीं के डिफरेंट स्पीसीज फॉर्मेशन से वो आगे जाके होंगे। सो इट इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। एंड 6th है लास्ट, आइसोलेशन। सो it is a segregation of populations by some barriers which prevent interbreeding and the reproductive isolation between the populations due to certain barriers leads to the formation of a new species. So there is some barriers for the preventing of interbreeding, यानी sometimes सेम जैसे कि हम बोलते हैं कि सेम स्पीसीज में हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होती है, बट सेम मीन्स व्हाट, दे आर समवॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। भले ही सारे एक है, जैसे कि वी कैन कॉल इट ह्यूमंस, बट ह्यूमन से आप एक जोन से दूसरे जोन में जाओगे तो भी आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपीयरेंस है, हैबिट्स है, वो सारी अलग देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये क्या है, आइसोलेशन मीन्स व्हाट, कि एक हर एक जोन होते हैं स्पीसीज के, उनके अपने ग्रुपिज्म वी कैन से होते हैं, तो ये बैरियर्स होते हैं। अगर मान लो ये बैरियर्स ना हो तो स्पीसीज वेरिएशन है वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिले, क्योंकि ये बैरियर्स होते हैं कि एक ही स्पीसीज के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा, या तो इसी पर्टिकुलर एरिया में कोई स्पीसीज है वो रहती है तो उनका वहीं के जो पॉपुलेशन है उसी के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा। बट इफ दैट बैरियर इज नॉट देयर, देन वी कैन से द स्पीसीज वेरिएशन कैन बी एनहांस्ड। ओके, सो दिस इज अबाउट नियो डार्विनिज्म, यानी कि मॉडर्न थियोरी है जो कि डार्विन को ही सपोर्ट करती है, बट उसमें और भी एडिशन है, यानी डार्विन ने जो पॉइंट्स दिए थे वो तो है ही कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से न्यू स्पीसीज आती है, फिर जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं तो उसकी वजह से आते हैं, बट देर आर मेनी मोर रीजंस देन दैट। सो ये सारे डिफरेंट साइंटिस्ट ने ये सारे पॉइंट्स है वो डिस्क्राइब किए थे, अल्टीमेटली द थ्योरी केम न्यू डार्विनिज्म। ओके, सो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर। In next lecture, we'll discuss few more points on new topics. Okay, thank you.